हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 50 प्लस एमसीक्यू को। जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, संथाल परगना का जो पुराना नाम था जंगलतरी रेख था, जिसे दामिनी एकोह के नाम से भी जाना जाता था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से पूर्व संथाल परगना की जो भी जमीनें थी उसका पहले सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में देखिए मैकफरसन, एलनसन और गेंजर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ऐसा माना जाता है कि जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है संथाल विद्रोह का देन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम केवल संथाल परगना प्रमंडल में ही लागू है, ऐसा नहीं कि सभी प्रमंडल में, केवल संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। देखिए, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो याद रखना है कि 1872 में पारित किया गया। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1937 में किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 1949 में लागू किया गया। देखिए, एसपीटी में कुल कितने अध्याय हैं? तो याद रखना है कि कुल 9 अध्याय। आप लोग मनीष रंजन का पुराना बुक पढ़े होंगे तो उसमें 8 दिया है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कुल 9 अध्याय। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो 72 धाराएं हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। अभी हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस अध्याय में क्या चीज का वर्णन है। अध्याय 1 देखिए संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत है। अध्याय 3 में रैयत है। अध्याय 4 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्ती है। अध्याय 5 में देखिए लगान है। अध्याय 5 में लगान है। अध्याय 6 में देखिए कतिपय परियोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अब ये क्या कह रहा है इसे हम लोग आगे देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। अध्याय 7 में देखिए न्यायिक प्रक्रिया है। अध्याय 8 में परिसीमा है और अध्याय 9 में विविध का वर्णन है। अध्याय 9 में विविध है। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिलों में लागू है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो संथाल परगना के जितने भी जिले हैं 6 जिले में लागू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड में कब लागू किया गया? तो झारखंड में 1949 को लागू किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम निम्न में कौन से जिले में लागू नहीं है? आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं है। तो दुमका में भी है, पाकुड़ में भी है, साहेबगंज में भी है, गोड्डा में भी है, देवघर में भी है, जामताड़ा में भी है। तो संथाल परगना के जितने भी जिले सभी में एसपीटी एक्ट लागू है। आगे हम लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं और अध्याय हैं? तो कुल देखिए 72 धाराएं और 9 अध्याय है। याद रखना है 72 धाराएं और 9 अध्याय। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर, एसपीटी एक्ट 1949 निम्न में किस धारा में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन है? तो देखिए, संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन धारा 1 में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एसपीटी 1949 के तहत कृषि वर्ष का क्या परिभाषा है? तो कृषि वर्ष का परिभाषा देखिए, जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख के प्रारंभ होने वाले वर्ष से, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम आश्विन के प्रारंभ होने वाले वर्ष से, और जहां कृषि परियोजनाओं के लिए अन्य वर्ष चलता है वहां उसी वर्ष से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए, एसपीटी 1949 के अंतर्गत किसी खास ग्राम का क्या अर्थ है? तो किसी खास ग्राम का क्या अर्थ है? जहां न मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। याद रखना है, जहां न कोई मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सीएनटी 1949 के तहत खाली जोत का क्या तात्पर्य है? तो खाली जोत का तात्पर्य है ऐसी जोत जिसके रैयत का उत्तराधिकारी नहीं हो। ऐसी जोत जिसके रैयत की उत्तराधिकारी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एसपीटी 1949 के धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? उपायुक्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए एसपीटी 1949 के धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा यदि ग्राम के जमाबंदी रहितों का 2/3 सहमति हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यदि उस ग्राम के जमाबंदी रहितों का 2/3 सहमति हो तो किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 6 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की मृत्यु होने के कितने माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन देना होगा। तो कितने माह के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 माह के अंदर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर में एसपीटी एक्ट के अध्याय 2 के धारा 8 के तहत किसी खास ग्राम के नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के कितने समय के भीतर जमींदार का यह कर्तव्य होगा कि वह जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खास ग्राम के नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति होने के कितने समय के भीतर जमींदार का यह कर्तव्य है कि जो भी वहां का जमाबंदी और खेवट खतियान है, कहने का अर्थ है जो भी खाता बही है उसे देगा। तो कितने समय के भीतर देगा, 3 माह के भीतर। चलिए आगे देख लेते। देखिए 13 नंबर में एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत किसी ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण नहीं होने का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 9 में ऐसा वर्णन है कि कोई भी ग्राम प्रधान का पदांतरण नहीं होगा, धारा 9 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि वैसा जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा, ऐसा धारा 10 में प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा धारा 10। 15 नंबर एसपीटी के किस धारा में ग्राम प्रधान के द्वारा वसूला गया सभी प्रकार के जुर्मानों को ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा करने का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 11 के तहत एसपीटी के धारा 11 के तहत ग्राम प्रधान द्वारा वसूला गया सभी प्रकार के जुर्मानों को ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर एसपीटी के अध्याय 3 में किसका वर्णन, तो रैयत का वर्णन है। किसका वर्णन है, रैयत का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आगे एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 12 के तहत कितने प्रकार का रैयतों का उल्लेख है, तो 3 प्रकार का रैयत का वर्णन है। कौन कौन, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। 3 प्रकार का रैयत याद रखना है, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत जमींदार किसके आदेश से किसी रैयत को जोत से बेदखल कर सकता है, तो किसके आदेश से, तो याद रखना है उपायुक्त के आदेश से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। देखिए एसपीटी के किस धारा में रैयत को अपने जोत में बांध, मछली उत्पादन, अन्य उपयोग संबंधी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा धारा 16 में। आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी के किस धारा के तहत रैयत अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने का अधिकार प्राप्त है, तो एसपीटी के कौन सी धारा के तहत ऐसा अधिकार प्राप्त है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 17 के तहत ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। देखिए एसपीटी के धारा 17 के तहत कोई रैयत किसके अनुमति के बिना महुआ के पेड़ को नहीं काट सकता। इनमें से बताना कि किसके अनुमति के बगैर महुआ के वृक्ष को काटा नहीं जा सकता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुमंडल पदाधिकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुमंडल पदाधिकारी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत रैयत अपनी जोत पर कृषि प्रयोजन के लिए कच्चा या पक्का मकान बना सकता है, तो कौन सा धारा यह बताता है कि रैयत अपनी जोत पर कृषि प्रयोजन के लिए कच्चा पक्का मकान बना सकता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा धारा 18। देखिए 24 नंबर में एसपीटी के किस धारा में जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण का वर्णन है, तो जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण का वर्णन धारा 19 में है। एक बात समझिए और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया गया। एग्जाम में क्या करेगा कि यही क्वेश्चन को 4 लाइन में लिखेगा और
आप क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही उसे आप लोग स्किप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नहीं, गलती नहीं करना है। आप लोग को क्वेश्चन एकदम ठंडा दिमाग से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और आप क्या पढ़े हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसे 4 लाइनों में लिखा जा सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। ध्यान से पढ़ना है और क्या पढ़े हैं उससे कुछ रिलेटेड यदि मिल रहा है तो आराम से आप लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए, एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 19, 20, 21 और यहाँ पर दे देते 23। धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 23, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? आगे हम लोग देखते हैं, एसपीटी के किस धारा में वर्णन है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किया जाएगा? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 27 में ऐसा वर्णन है। देखिए, अभी हम लोग देखें कि धारा 27 के अंतर्गत बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती है पट्टे के जरिए किया जाएगा। तो बंजर भूमि के बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किया जाएगा, इसके लिए 4 प्रतियां तैयार किया जाता है। एक उपायुक्त को, एक रैयत को, एक भूस्वामी को तथा एक ग्राम प्रधान या मूल रैयत को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर। देखिए, एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 28 के अंतर्गत निम्न में किसकी लिखित स्वीकृति के बिना कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर। देखिए, एसपीटी के धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर किसी बंजर भूमि पर जोत आबाद नहीं किया जाता है तो उपायुक्त द्वारा उसकी बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है? तो कितने वर्षों के भीतर? तो 5 वर्षों के अंदर यदि जोत आबाद नहीं किया गया है तो उस जमीन की बंदोबस्ती उपायुक्त के द्वारा रद्द की जा सकती है। 29 नंबर देखिए, एसपीटी के किस धारा के तहत ऐसा पहाड़िया गांव के खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का किसी गैर पहाड़िया गांव के व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? पीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि एसपीटी के किस धारा के तहत ऐसा पहाड़िया गांव के खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का किसी गैर पहाड़िया गांव के व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 41। क्या हो जाएगा? धारा 41 के तहत ऐसा वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई भी गांव पहाड़िया गांव है, इसका घोषणा कौन करेगा? तो आयुक्त करेगा। कौन करेगा? आयुक्त। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एसपीटी के किस धारा के तहत उपायुक्त ऐसे व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल कर सकता है जिसने विधि का उल्लंघन कर कृषि भूमि में प्रवेश किया है? तो एसपीटी के कौन ऐसा धारा है जिसमें यह बताया गया है कि उपायुक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को कृषि भूमि से हटा सकता है, बेदखल कर सकता है जिसने विधि का उल्लंघन किया हो, जिसने नियम कानून का उल्लंघन करके उस कृषि भूमि में प्रवेश किया है? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, धारा 42 के तहत। आगे हम लोग देखिए 31 नंबर में, एसपीटी के कौन ऐसा धारा यह बताता है कि लगान जो है वस्तु के रूप में नहीं वसूला जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एसपीटी के किस धारा के तहत वस्तु के रूप में लगान को नहीं वसूला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 43, धारा 43। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, एसपीटी के धारा 44 के तहत रैयत किस माध्यम से जोत का लगान चुका सकता है? तो मनी ऑर्डर किससे चुका सकता है? मनी ऑर्डर से। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर, एसपीटी के किस धारा के तहत किसी विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? किसी विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, धारा 50 में ऐसा वर्णन है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। अब विशिष्ट कारण क्या क्या है, ध्यान से समझिए। यदि कोई गांव है या तो कोई हल्का है, यदि कोई गांव है या तो कोई हल्का है, तो वहाँ का जो भी जमीन है, वहाँ का जो भी जमीन है उसकी बंदोबस्ती, उस जमीन का बंदोबस्ती संथाल परगना, याद रखना है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1972 में बना था। इसके तहत सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा उस हल्के या तो उस गांव की बंदोबस्ती किया गया हो, साथ ही
उपज की कमी हुआ हो, उस जमीन में उस भूभाग पर उपज की कमी हुआ हो, जमींदार के द्वारा 6 माह के अंदर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया गया हो, खाद्यान्न का मूल्य में गिर जाना, जो भी वहाँ पर फसल उपजाया जाता है यदि उस फसल का मूल्य गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में जो लगान है उसे कम किया जा सकता है। देखिए 34 नंबर में एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में देय लगान के अतिरिक्त वसूली करने पर जमींदार को दंड दिया जा सकता है? तो धारा 52 के तहत, याद रखना है धारा 52 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा में किसी खास प्रयोजनों जैसे कि भवन निर्माण, धार्मिक कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है? तो इनमें से बताना कि कौन सा धारा यह बताता है कि किसी खास प्रयोजन की कोई खास काम के लिए, जैसे भवन निर्माण करना है, धार्मिक कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण करने हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए, धारा 53। आगे हम लोग देखिए धारा 53 कहता है कि कोई भी खास काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। मान लीजिए भूमि का अधिग्रहण हो गया, अब उस काम के लिए उस भूमि का उपयोग हुआ ही नहीं, तो उपायुक्त आदेश देकर संबंधित रैयत को वह भूमि वापस कर सकता है। ध्यान से समझिए। देखिए यदि भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन खास प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो रहा है जिसके लिए अपेक्षित था, तो उस भूमि को उपायुक्त आदेश देकर संबंधित रैयत को वह भूमि वापस कर सकता है। देखिए 36 नंबर में वीवीआई क्वेश्चन है। एसपीटी के धारा 54 के तहत न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है। यही क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 लाइन में पूछ देगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 लाइनों में रहेगा। आप लोग को उलझना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और ध्यान से टिक करना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 37 नंबर में एसपीटी के धारा 55 के तहत, देखिए एसपीटी के धारा 55 के तहत किसी जमींदार द्वारा किसी रैयत पर लगान वसूलने के लिए यदि मुकदमा किया गया है तो कितने समय के भीतर लगान वसूली के लिए दूसरा मुकदमा नहीं किया जा सकता? तो 6 माह के अंदर तक लगान वसूलने के लिए दूसरा मुकदमा नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 माह। आगे हम लोग देखिए एसपीटी के धारा 56 के तहत किसके आदेश के बिना कोई व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता? तो उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर में निम्न कथनों पर विचार करें। एसपीटी के धारा 57 के तहत आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एसपीटी के धारा 57 के तहत न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात यदि कोई जजमेंट आता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। उस जजमेंट के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। क्या ऐसा 57 में वर्णन है? धारा 57 में। आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी के धारा 58 के तहत आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील की जा सकती है। एसपीटी के धारा 59 के तहत पुनरीक्षण किया जा सकता है और एसपीटी के धारा 60 के तहत आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। याद रखना है इनमें से सभी कथन सत्य है। 40 नंबर में एसपीटी के किस धारा के तहत किसी आवेदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने समय तक जमा होंगे? देखिए एसपीटी के कौन सा धारा यह बताता है कि ऐसा कोई आवेदन जिसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है कितने समय तक जमा होंगे? तो 1 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर एसपीटी के धारा 65 के तहत बेदखली मुकदमों के लिए कितना परिसीमा का निर्धारण किया गया है? तो बेदखली मुकदमों के लिए 2 वर्ष का परिसीमा का निर्धारण किया गया है। आगे हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर धारा 2 बार लिखा गया है और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसपीटी का धारा 66 में वर्णित धारा 57 के तहत, धारा 57 क्या कहता है कि आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के तारीख से कितने दिनों के भीतर की जाएगी? देखिए
न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश का जो जजमेंट आया उसके विरुद्ध आदेश के तारीख से कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एसपीटी के धारा 66 में वर्णित धारा 57 के तहत उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश तारीख से कितने दिनों के भीतर की जा सकेगी? तो 60 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 दिनों के भीतर। देखिए, एसपीटी का अध्याय 9 में वर्णन है। किसका वर्णन है? विविध प्रावधान का, धारा 67 से लेकर धारा 72 तक। एसपीटी का धारा 67 में वर्णन है, तो धारा 67 में अर्थदंड का वर्णन है। किसका वर्णन है? अर्थदंड का। देखिए 45 है, एसपीटी के किस धारा के तहत बकायों का वसूली किया जा सकता है? तो बकायों का वसूली धारा 70 में वर्णन है। 47 नंबर में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 66वां संविधान संशोधन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर, एसपीटी के किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयत को यह अधिकार होगा कि वो अपने मवेशियों को अभिलेख अंकित चारागाह या वन विधि क्षेत्र भूमि में चरा सकते हैं? तो कौन सा धारा में ऐसा वर्णन है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, धारा 37। 49 देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख लिए लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखिए, एसपीटी के धारा 8 के तहत किसी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति तिथि के कितने समय के भीतर भूस्वामी अथवा जमींदार को उस ग्राम का अधिकार अभिलेख देना होता है? वही खाता वही देना होता है। कितने समय के भीतर? 3 माह के भीतर। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 50 नंबर में, एसपीटी के धारा 54 के तहत इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर, ध्यान से समझिए, धारा 54 क्या कहता है कि कोई भी नियम यदि इसमें बनाना हो तो राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन जब तक नियम नहीं बन जाए तो बन जाने के बाद भी संथाल सिविल रूल, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संथाल सिविल रूल्स के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे। देखिए, एसपीटी के तहत लगान कितने किस्तों में देय होगा? तो 4 किस्तों में देय होगा। धारा 43 में ऐसा वर्णन है कि 4 किस्तों में लगान देय हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, एसपीटी के धारा 29 के तहत कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान किसके अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती कर सकता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि एसपीटी के धारा 29 के तहत कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान किसके अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती कर सकता है? तो किसके आदेश के साथ? तो किसके अनुमति से? उपायुक्त के अनुमति से ऐसा कर सकता है। देखिए 53 नंबर में, एसपीटी के किस धारा में प्रावधान है कि जमींदार या भूस्वामी के सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं होगा? कोई भी भूमि है उसका विभाजन नहीं किया जाएगा जब तक भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त का अनुमोदन नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 30 में ऐसा प्रावधान किया गया। 53 का धारा 30। देखिए 54 नंबर में, एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान को उपायुक्त के जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से बंदोबस्त की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 34 में ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सिंचाई के लिए बनाया गया बांध या हर पोखर या पीने के लिए उपयोग की जाने वाले पानी, बाढ़ की रक्षा के लिए किसी बंजर भूमि को बंदोबस्ती बिना ग्राम प्रमुख तथा रैयतों या जमींदार की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का हो जाएगा बी,
धारा 35 में इसका वर्णन है। धारा 35 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। 3 पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन सीएनटी से नहीं छूटेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 नवंबर 1908 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक नोट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीएनटी का खाका किसने तैयार किया? तो सीएनटी का खाका किसने तैयार किया? देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटा नागपुर अधिनियम पर विशेष प्रभाव निम्न में किसका है? बिहार काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम, गुजरात काश्तकारी अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। 4 नंबर देखते हैं। सीएनटी, देखिए सीएनटी सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। सीएनटी को सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, कलकत्ता गजट में से प्रकाशित किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीएनटी में कुल कितने अध्याय और कितने धारा है? तो कुल कितने अध्याय और कुल कितने धाराएं हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो कुल कितने अध्याय? तो देखिए 19 अध्याय और 271 धाराएं। 19 अध्याय और 271 धाराएं। देखिए सीएनटी का मूल उद्देश्य, सीएनटी का मूल उद्देश्य क्या है? छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवाद को समाप्त करना, ये सही है। जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, ये भी सही है। जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकार की रक्षा करना, ये भी सही है। जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, ये भी सही है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 6 नंबर का इनमें से सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सीएनटी का प्रसार किन क्षेत्रों में होगा? इसका वर्णन किस धारा में किया गया? सीएनटी का जो प्रसार है किन क्षेत्रों में होगा? इसका वर्णन किस धारा में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 1। आगे देखते हैं कि सीएनटी में परिभाषाएं निम्न में किस धारा में वर्णन है? धारा 1, 2, 3, 4। तो परिभाषाएं धारा 2 में, अध्याय 1 के धारा 2 में वर्णन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अध्याय 1 के धारा 2 में, अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषा है और इसमें डिक्री का उल्लेख है। तो डिक्री का क्या अर्थ होता है? तो डिक्री का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है। देखिए हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिविल न्यायालय का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल न्यायालय का आदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सीएनटी के अध्याय 2 में है। देखिए सीएनटी के अध्याय 2 में है, किसका उल्लेख है? भूधारक, काश्तकार का वर्ग, रैयत, लगान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? काश्तकार का वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सीएनटी के धारा 4 में काश्तकार के वर्ग के अंतर्गत, धारा 4 में सीएनटी के धारा 4 में काश्तकार के वर्ग के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? तो काश्तकार का वर्ग कौन कौन है? भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकुटीदार, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। भूधारक भी है, रैयत भी है, दर रैयत भी है, मुंडारी खुटकुटीदार भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की नोट में है रैयत के प्रकार। रैयत के प्रकार देखिए 3 प्रकार के रैयत होते हैं, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। याद रखिएगा 3 प्रकार के रैयत का उल्लेख है सीएनटी में, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुटकुटी प्राप्त अधिकार रैयत। एक वर्ड है दर रैयत। देखिए दर रैयत क्या है? ऐसे काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं। ऐसे काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सीएनटी के अध्याय 3 में किसका वर्णन है? रैयत का, भूधारक का, काश्तकार का, लगान का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूधारक का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूधारक का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर में सीएनटी के अध्याय 3 में धारा 9 से 15 किससे संबंधित है? तो अध्याय 3 का धारा 9 से 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए रैयत, काश्तकार, दर रैयत, भूधारक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काश्तकार से। क्या हो जाएगा? काश्तकार से।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर है, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूधारक के लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन न किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूधारक के लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन न किया गया हो तो उसके लगान में भी वृद्धि नहीं होगा। कौन सी धारा में वर्णन है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सीएनटी का अध्याय 4 संबंधित है कृषि वर्ष, रैयत, काश्तकार का वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयत से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत यदि कोई रैयत अपनी भूमि पर कितने वर्ष तक खेती या उसे धारित नहीं किया हो तो उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत यदि कोई रैयत अपनी भूमि पर कितने वर्ष तक खेती या उसे धारित नहीं किया हो तो उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, 10, 11, 12, 13। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। अध्याय 4 के धारा 17 में निम्न में किसका उल्लेख है? अध्याय 4 के धारा 17 में निम्न में किसका उल्लेख है? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन है बंदोबस्त रैयत का परिभाषा, अनाधिभोगी रैयत का परिभाषा, अधिभोगी रैयत का परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सीएनटी का अध्याय 5 संबंधित है। तो सीएनटी का अध्याय 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनाधिभोगी रैयत, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत, लगान, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है या तो यह बताया गया है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होगा जिन्हें खुटकुटी अधिकार प्राप्त हो। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होगा जिन्हें खुटकुटी अधिकार प्राप्त हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 37। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 37 में ऐसा वर्णन है। चलिए देखते हैं 20 नंबर, अध्याय 6 किससे संबंधित है? अध्याय 6, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत से संबंधित है। अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सीएनटी एक्ट के किस धारा में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली के बारे में बताया गया? सीएनटी एक्ट के किस धारा में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली के बारे में बताया गया? तो 21 का क्या हो? ऑप्शन है धारा 41, 42, 43, 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 41, 42, 43, 44। तो कौन सा धारा है? धारा 41 में ऐसा वर्णन है। इस नंबर देखिए, सीएनटी का अध्याय 8 संबंधित है। किससे संबंधित है? देखिए सीएनटी का अध्याय 8 ऑप्शन नंबर ए, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है। याद रखिएगा, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है? रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी के किस धारा में वर्णन है? 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैसे भूधृति जिस परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए पुनः ग्राह्य भूधृति कहते हैं। पुनः ग्राह्य भूधृति कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सीएनटी एक्ट के धारा 37 के तहत किसी खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, सीएनटी एक्ट के धारा 37 के तहत किसी खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
20 वर्ष से अधिक की काश्तकारी अधिसृजित किया गया तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, CNT एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त के अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, CNT एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त के अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, धारा 46, 45, 47, 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 46। और CNT का धारा 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, CNT के धारा 46 के अंतर्गत रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 ईयर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भूयहरी भूधरती के अंतरण पर प्रतिबंध CNT के किस धारा में वर्णन है? भूयहरी भूधरती के अंतरण पर प्रतिबंध CNT के किस धारा में वर्णन है? ऑप्शन देखिए, धारा 47, धारा 48, धारा 49 और धारा 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 48। चलिए देखते हैं 29 नंबर, CNT के धारा 46 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकतम कितने अवधि तक भूगत बंध बंधक कर सकता है? क्या क्वेश्चन बोला गया कि कितनी अवधि के लिए भूगत बंध बंधक कर सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 7 वर्षों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है, यदि किसी को JPSC पेपर 1 का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से यह टेस्ट सीरीज शुरू होता है। 9631926220 इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके JPSC पेपर 1 के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा JPSC पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि उसमें प्राचीन इतिहास का 5 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, आधुनिक से 5 है तो 5 ही देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से 3 है तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पॉलिटी से 10 है तो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर में, CNT एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, वैसे रैयत या अपनी जोत या उसके किसी भाग को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बंधकदार को भूगत बंधक कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है 15 वर्ष, 16, 17, 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 15 वर्ष। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। CNT के किस धारा में वर्णित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए देखिए विक्रय आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, विक्रय आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, CNT के किस धारा में वर्णित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए विक्रय आदेश नहीं पारित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 47 में ऐसा वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग CNT एक्ट 1908 का टेस्ट शुरू किए थे। आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें से हम लोग 31 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 31 से आगे देखेंगे। यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। CNT SPT का एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। लेट नहीं करते हुए शुरू करते आज का क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में
में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाएं। तो शुरू करते क्वेश्चन को। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसमें से 31 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए 32 है, CNT का अध्याय 9 संबंधित है। CNT एक्ट 1908 का अध्याय 9 किससे संबंधित है? लगान के बारे में साधारण उपबंध, लगान के बारे में साधारण उपबंध, बंजर भूमि का बंदोबस्त, रूढ़ि और संविदा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यदि आपके पास कॉपी कलम है तो आप लगाते जाइए और देखिए कि कितना सही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगान के बारे में साधारण उपबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए CNT के निम्न में किस धारा के तहत लगान की भुगतान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में किया जाएगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, CNT के कौन से धारा में यह वर्णन है कि लगान का जो भुगतान होगा कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में लगान देय होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, धारा 52, 53, 54, 55। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 52। यहाँ से आप लोग कुछ और ध्यान रखिएगा कि लगान का जो भुगतान होता है कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनाकर पूछ लिया जाएगा। कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में लगान का भुगतान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए CNT के अध्याय 9 के धारा 58 में, इसे भी याद रखिएगा, अध्याय 9 के धारा 58 में लगान के बकाया पर अधिकतम कितना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा? यदि आपका लगान बकाया है तो कितना % इंटरेस्ट लगेगा साधारण ब्याज पर? तो देखिए ऑप्शन है 4.8, 6.25, 8.42 और 5.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25। चलिए आगे देखते हैं। देखिए CNT के किस धारा के तहत बकाये लगान के भुगतान नहीं होने पर पट्टे को रद्द किया जा सकता है? क्वेश्चन देखिए 35 है कि CNT के किस धारा के तहत यदि आप लगान भुगतान नहीं किए तो आपका जो पट्टा है उसे रद्द भी किया जा सकता है। देखिए तो ऑप्शन है धारा 54, 56, 58, 59। देखिए 4 ऑप्शन है, 54, 56, 58, 59। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 59। क्या हो जाएगा? धारा 59 में यह बताया गया है कि यदि आप लगान का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका पट्टा रद्द किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, CNT के किस धारा में यह वर्णन है कि भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान है? क्वेश्चन कह रहा है यदि लगान के अतिरिक्त अन्य राशि वसूला जाता है तो दंड का प्रावधान है। CNT के किस धारा में ऐसा वर्णन है? धारा देखिए 61, 62, 63, 64। आप लोग कॉपी पर टिक लगाते जाइएगा और कितना क्वेश्चन सही होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? धारा 63। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, CNT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार की किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राज्य सरकार का किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। किस धारा में इसका वर्णन है? धारा 63 का क, धारा 62 का क, धारा 65 और धारा 68। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 63 का क। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, CNT के किस धारा के तहत लगान को धन के रूप से वस्तु के रूप में रूपांतरण किया जा सकेगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है लगान देने के लिए, तो आपके पास जो वस्तु है उसे ही लगान के रूप में दे दीजिए, उसे ही लगान के रूप में दे दीजिए। लेकिन उस वस्तु का कीमत का निर्धारण कौन करेगा? उस वस्तु के कीमत का निर्धारण कौन करेगा? तो उस वस्तु के कीमत का निर्धारण उपायुक्त करेगा। याद रखिएगा कौन करेगा? उपायुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 61। धारा 61 में ऐसा वर्णन है। CNT के किस धारा में? धारा 61 में लगान को धन के रूप से वस्तु के रूप में रूपांतरण किया जा सकेगा। धारा 61। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सीएनटी के धारा 61 के तहत लगान के धन रूप को वस्तु रूप में रूपांतरण के लिए किसके पास आवेदन करना होगा? वस्तु रूप में रूपांतरण के लिए किसके पास आवेदन करना होगा? उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, मुख्यमंत्री, ये और भी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग टिक कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त और राजस्व अधिकारी। तो आप उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं, तो राजस्व अधिकारी के पास। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सीएनटी के किस धारा के तहत यदि लगान रूप का रूपांतरण होता है, यदि धन से वस्तु हो गया है, धन से वस्तु कर दिया गया है लगान, तो वहां लगान 15 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन देखिए किस धारा में ये सब वर्णन है, धारा 61, 62, 63, 64। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा, देखिए धारा 62 में ऐसा उल्लेख है, धारा 62 में ऐसा उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 है, सीएनटी के किस धारा के तहत, सीएनटी के धारा 63 के तहत यदि लगान के अतिरिक्त अवैध वसूली होती है तो दंड के स्वरूप होगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाता है। देखिए लगान के अतिरिक्त यदि कोई अन्य राशि वसूला जाता है तो धारा 63 के तहत उसे दंड मिलेगा, लेकिन दंड का स्वरूप क्या होगा? देखिए 6 माह का साधारण कारावास, 500 का जुर्माना, 1 साल का कैद और ये भी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। 6 माह का साधारण कारावास भी हो सकता है, 500 का जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अध्याय 9 है, सीएनटी एक्ट का अध्याय 9 का क है। देखिए अध्याय 9 का क है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंजर भूमि का बंदोबस्त। अध्याय 9 के क में क्या वर्णन है? बंजर भूमि का बंदोबस्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सीएनटी के किस धारा के तहत, देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे के आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, किस धारा के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे के आधार पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखिए, धारा 61, धारा 61 का क, 63 और 63 का क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 63 का क। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सीएनटी एक्ट के धारा 63 ख के तहत कितने वर्षों तक बंजर भूमि पर खेती या उस पर कोई अन्य तरह का कार्य नहीं किया गया तो बंदोबस्ती रद्द किया जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए धारा 63 का ख, सीएनटी के धारा 63 के ख के तहत कितने वर्षों तक बंजर भूमि पर अधिक खेती नहीं किया गया, तो उस भूमि को जोत आबाद नहीं किया गया तो आपका जो बंदोबस्ती है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो 44 नंबर का सही आंसर है देखिए 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए सीएनटी के धारा 63 ख, 63 का ख के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, राजस्व अधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपायुक्त के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सीएनटी एक्ट का अध्याय 10 है। देखिए अध्याय 10 क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्णन उपबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सीएनटी के धारा, देखिए सीएनटी के धारा 64 के तहत किसके आदेश से भूमि को कोरकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है? सीएनटी के धारा 64 के तहत किसके आदेश से भूमि को कोरकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, राजस्व अधिकारी, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सीएनटी के किस धारा में वर्णन है कि यदि कोई भूमि कोड़कर में परिवर्तित है तो उस पर 4 वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? फिर से देख लीजिए, सीएनटी के किस धारा में वर्णन है यदि कोई भूमि कोड़कर में परिवर्तित है तो उस पर 4 वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा 67 का क, धारा 67 का ए में ऐसा उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि लगान का भुगतान माल कचहरी या डाक मुद्रादेश मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाएगा?
फिर से क्वेश्चन देखिए, सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है कि लगान का जो भुगतान है माल कचहरी में तो मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए धारा 53, 54, 55 और 56। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का देखिए ऑप्शन नंबर ये धारा 53, धारा 53। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सीएनटी के किस धारा के तहत, क्वेश्चन नंबर 50 है, सीएनटी के किस धारा के तहत किसी काश्तकार को किसी डिक्री का अर्थ होता है सिविल न्यायालय का आदेश, किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के बिना किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनटी के किस धारा के तहत ऐसा वर्णन है कि किसी काश्तकार को किसी डिक्री, किसी सिविल न्यायालय के आदेश या उपायुक्त के आदेश के बिना किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देख लीजिए, धारा 67, धारा 68, 69, 70। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 68। क्वेश्चन नंबर 51 देखने से पहले आप सभी को बता दें, जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, तो स्क्रीन पर वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए 9631926220 जेपीएससी पेपर 2 कंप्लीट नोट्स सिलेबस वाइज मिलेगा, बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कोई काश्तकार बेदखली की तिथि के कितने समय के अंदर बेदखली रद्द किए जाने का उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? कितने समय के अंदर? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह और 2 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर, 12 माह के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, सीएनटी के किस धारा के तहत रैयत भूमि का परित्याग कर सकता है? रैयत भूमि का परित्याग कर सकता है। देखिए धारा 73, 74, 75, 76। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 73। चलिए देखते हैं आगे। सीएनटी का अध्याय 11 संबंधित है। 11 देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रूढ़ि एवं संविदा, वाद विवाद, उपायुक्त का विशेषाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ये, रूढ़ि एवं संविदा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए सीएनटी का अध्याय 12 संबंधित है। अध्याय 12 देखिए, अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण, संविदा, आपात उपबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण, अधिकार, अभिलेख एवं लगान का निर्धारण। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी। राज्य सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण करने के आदेश दे सकती है। सीएनटी एक्ट में इसका वर्णन किस धारा में है? धारा 79, 80, 81, 82। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 80 में इसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सीएनटी के किस धारा के तहत जल संबंधी विवाद का जानकारी मिलता है? सीएनटी के किस धारा के तहत जल संबंधी विवाद का जानकारी मिलता है? तो 56 नंबर का देखिए, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 82 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, ये 57 नंबर में है। सीएनटी के धारा 82 के तहत राज्य सरकार जल बहाव संबंधी विवाद पर किसी उसका समाधान एवं सर्वेक्षण करने की आदेश दे सकती। देखिए ऑप्शन है उपायुक्त, मुखिया, राजस्व अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी को सरकार जल संबंधी विवाद का निपटारा करने या तो वहां का सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 58 है, सीएनटी के किस धारा के तहत राजस्व अधिकारी काश्तकार द्वारा धारित भूमि पर उचित लगान का निर्धारण करता है? देखिए काश्तकार द्वारा कोई भूमि धारण करता है तो उस पर लगान कितना होगा, इसका निर्धारण राजस्व अधिकारी करता है। ऐसा वर्णन किस धारा में है? देखिए 84, 85, 86, 87। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, धारा 85 में ऐसा वर्णन है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, सीएनटी के किस धारा के तहत अधिकार या अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न विवाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताएं कि सीएनटी का अध्याय 12 अधिकार या अभिलेख एवं लगान निर्धारण से संबंधित है, एवं लगान निर्धारण से संबंधित है। अध्याय 12 और अध्याय 12 का धारा 80, अध्याय 12 का धारा 80 में राज्य सरकार किसी भूमि
किसी भूभाग या तो किसी भूमि को सर्वेक्षण करने का आदेश, किसी भूभाग पर सर्वेक्षण करने का आदेश किसे देती है? राजस्व अधिकारी को। किसे देती है? राजस्व अधिकारी को। धारा 80 में ऐसा वर्णन है। और वह सर्वेक्षण में यदि आपका पाया गया, यदि भूमि सर्वेक्षण के दौरान आपका पाया गया, तो अधिकार अभिलेख जब तैयार होगा बनकर, तो सरकार के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा। लेकिन यदि उस भूमि पर किसी अन्य पार्टी के द्वारा दखल किया जाता है, किसी अन्य पार्टी के द्वारा उस पर अधिकार जमाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया है? क्वेश्चन देखिए कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न विवाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। ऐसा कौन सी धारा में कहा गया है? तो देखिए कौन सा धारा है? धारा 87। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 87। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, सीएनटी के धारा 89 के तहत यदि कोई राज्य सरकार के नामित राजस्व अधिकारी को आवेदन करता है तो कितने वर्ष के भीतर अधिकार अभिलेख का पुनः निरीक्षण होगा? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भूमि, अभी आप लोग को बताएं कि अधिकार अभिलेख क्या होता है, कि सर्वेक्षण कराने के बाद अधिकार अभिलेख तैयार होता है। उस अधिकार अभिलेख में यदि आपका नाम दर्ज हो रहा है और कोई सेकंड पार्टी उस पर विरोध कर रहा है, तो सेकंड पार्टी के द्वारा कितने वर्ष के भीतर उस अधिकार अभिलेख का पुनः निरीक्षण के लिए राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकता है? तो ऑप्शन देखिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 4 माह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के अंदर, 12 माह के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन 61 है, सीएनटी के धारा 91 के तहत अधिकार अभिलेख जारी होने के कितने माह तक उसे उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक बार अधिकार या अभिलेख बनकर तैयार हो गया, एक बार अधिकार या अभिलेख बनकर तैयार हो गया तो कितने माह तक उसे उपायुक्त या सिविल न्यायालय के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। चलिए देखते हैं 62। सीएनटी के किस धारा में अधिकार अभिलेख से संबंधित किसी भी वाद को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? तो देखिए सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि अधिकार या अभिलेख से संबंधित किसी भी तरह का वाद विवाद न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? तो 91, 92, 93, 94। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 92। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन देखिए, सीएनटी के धारा 96 के तहत, देखिए सीएनटी के धारा 96 के तहत किसे अधिकार अभिलेख संबंधी वाद विवाद पर, किसे अधिकार अभिलेख संबंधी वाद विवाद पर समझौता या करार करने की शक्ति प्रदान किया गया? यदि अधिकार या अभिलेख में जो भी वाद विवाद है उस पर समझौता करना या तो करार करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी। क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग सीएनटी का टेस्ट शुरू किए थे। सीएनटी का टेस्ट में 2 वीडियो अपलोड है जिसमें से हम लोग 63 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग 64 से लेकर 100 क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैनल पर यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें, सीएनटी टेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो सीएनटी एसपीटी का एक प्लेलिस्ट बना होगा, सीएनटी एसपीटी का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, 63 तक हम लोग देख चुके हैं। तो 64 देखिए, सीएनटी का अध्याय 13 संबंधित है, सीएनटी का अध्याय 13 संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख, अधिकार अभिलेख एवं भू सर्वेक्षण, उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 है, सीएनटी के किस धारा के तहत भूमि संबंधी शर्तों को स्वेच्छा से रूपांतरण का वर्णन है? सीएनटी के किस धारा के तहत भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरण का वर्णन है? देखिए धारा 102, 104, 103, 105। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 105। चलिए देखते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, सीएनटी का अध्याय 14 संबंधित है। चार ऑप्शन है, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, परिसीमा, अनुपूरक उपबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीएनटी के किस धारा में विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा है? धारा 115, 116, 117 और 118। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 118 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 है, अध्याय 15 के बारे में यहाँ बताया गया है। अध्याय 15 क्या है? देखिए, अधिकार या अभिलेख तथा खुदकुटी अधिकार वाले रैयत, अधिकार अभिलेख तथा खुदकुटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। धारा 15 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या न होने का निर्णय सीएनटी के किस धारा में वर्णित है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि, यदि वह भूमि विशेषाधिकार है या नहीं है, इसका निर्णय सीएनटी के किस धारा में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए धारा 121, 122, 123 और 124। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, धारा 121 में इसका वर्णन है। चलिए देखते हैं 70 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, सीएनटी के किस धारा में खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अभिधारियों के किसी वर्ग के अधिकार या बाध्यताओं संबंधित अभिलेख अधिकार तैयार करने का वर्णन है? सीएनटी के किस धारा में खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अभिधारियों के किसी वर्ग के अधिकार या बाध्यताओं संबंधित अभिलेख अधिकार तैयार करने का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन धारा 125, 126, 127 और 128। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 127, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए सीएनटी का अध्याय 16 है, 16 क्या है? उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, खुदकटी अधिकार वाले रैयत, विभिन्न वर्गों की परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत, सीएनटी के किस धारा के तहत उपायुक्त द्वारा किसी भी वादों और आवेदनों की सुनवाई खुला न्यायालय में किया जाता है? देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत उपायुक्त द्वारा किसी भी वाद विवाद या आवेदनों की सुनवाई खुला न्यायालय में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए धारा 133, 134, 135 और 136। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 135, धारा 135। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 है, सीएनटी के किस धारा के तहत यदि भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो, एक से अधिक जिले या अनुमंडलों में स्थित हो, तो संबंधित वाद जहां भूमि का ज्यादा भाग है उस जिले या अनुमंडल में सुनवाई किया जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपका जमीन है और इतना जमीन जिला ए में आ तो अनुमंडल ए में, और इतना जमीन अनुमंडल बी आ तो जिला बी में। तो यदि इस जमीन पर किसी भी तरह का वाद विवाद है तो इस वाद विवाद को कहाँ सुना जाएगा? तो जहाँ ज़्यादा भूमि है, जिस जिले या जिस अनुमंडल में ज़्यादा भूमि है, उसी अनुमंडल या उसी जिले में इसका सुनवाई होगा। इसका वर्णन सीएनटी के किस धारा में? देखिए इसका वर्णन सीएनटी के किस धारा में? 137, 38, 39, 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा 138 में इसका वर्णन है, धारा 138। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 74 है, सीएनटी के धारा 139 के तहत किसे शक्ति प्रदान किया गया है कि कृषि भूमि से किसी काश्तकार को बेदखल करने या कृषि भूमि के किसी पट्टे को रद्द कर सकता है? तो यह अधिकार किसे मिला हुआ है? देखिए चार ऑप्शन है, राजस्व अधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीएनटी के किस धारा के तहत उपायुक्त द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा? देखिए
सीएनटी के किस धारा में ऐसा वर्णन है कि उपायुक्त द्वारा किसी भी वाद विवाद को खुले न्यायालय में इसका निपटारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, धारा 170, 171, 172, 173। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 170 में इसका उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा 170 के तहत न्यायालय के निर्णय किस भाषा में लिखे जाएंगे? न्यायालय के निर्णय किस भाषा में लिखे जाएंगे? देखिए हिंदी, संथाली, अंग्रेजी, उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, सीएनटी के किस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए वाद संबंधी विवरण दिया गया? सीएनटी के किस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के लिए वाद संबंधी विवरण दिया गया? यदि आपको अनाधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, तो भूस्वामी, भूधारक, दर रैयत, यदि इन सब वर्डों में कंफ्यूजन है तो सीएनटी का जो विस्तार रूप से वीडियो बनाया गया उसका पार्ट 1 जरूर देखें सीएनटी एसपीटी का प्लेलिस्ट में जाके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, धारा 177, 78, 79, 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धारा 178 में इसका उल्लेख है, धारा 178। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीएनटी के किस धारा में उपायुक्त की डिक्रियों का अर्थ है उपायुक्त का आदेश, उपायुक्त के आदेशों और आदेशों को लागू किए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन देखिए, धारा 180, 81, 82, 83। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 180 में ऐसा प्रावधान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए सीएनटी के धारा 188 के तहत किसी निष्पादन वारंट का उपायुक्त के द्वारा एक निश्चित अवधि तक ही रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि उपायुक्त कोई वारंट जारी करता है किसी के खिलाफ तो उसका जो अवधि है, उस वारंट का वैलिडिटी है, एक निश्चित समय तक रहेगा। देखिए उपायुक्त के हस्ताक्षर के अधिकतम कितने दिन तक रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अधिकतम 60 दिनों तक रहेगा। यदि कोई वारंट जारी होता है, देखिए धारा 188 के तहत किसी निष्पादन वारंट का प्रभाव उपायुक्त के द्वारा एक निश्चित अवधि तक रहेगा। यह अवधि वारंट पर उपायुक्त के हस्ताक्षर के अधिकतम 60 दिन तक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर में, सीएनटी के किस धारा के तहत अभिगृहित संपत्ति में अन्य व्यक्ति द्वारा हित का दावा करे तो उपायुक्त जांच करेगा और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा सकता है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपका संपत्ति है और इस पर किसी अन्य व्यक्ति भी दावा कर रहा है तो उपायुक्त जांच करेगा कि वह संपत्ति असल में है किसका और संपत्ति के विक्रय पर वह रोक लगा सकता है। तो ऐसा वर्णन धारा, देखिए इस क्वेश्चन का पहले ऑप्शन देखिए, 205, 206, 207 और 208। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 206 में इसका वर्णन है, धारा 206। देखिए 206 के तहत उपायुक्त जांच करेगा और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा सकता है, लेकिन जो दावेदार है उस संपत्ति पर अपना दावेदारी सिद्ध नहीं कर पाया तो जितना भी खर्च है उसे ही वहन करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 81 है, सीएनटी के किस धारा के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है? धारा 214, 215, 216, 217। तो 81 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 215 में इसका उल्लेख है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, सीएनटी के धारा 215 के तहत कितनी राशि के वाद में उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील किया जा सकता है? कितनी राशि के वाद में उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, 100 से ज्यादा, 5000 से कम, 10,000 से कम, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यदि वह राशि 100 से ज्यादा और 5000 से कम है तो न्यायिक आयुक्त के पास अपील किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 83 है, सीएनटी के धारा 215 के तहत कितनी राशि से अधिक के वादग्रस्त से संबंधित निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, 2000 से अधिक, 5000 से अधिक, 3000 से अधिक और 1000 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5000 से अधिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5000 से अधिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84,
सीएनटी के किस अध्याय में परिसीमा का वर्णन है? सीएनटी के किस अध्याय में परिसीमा का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अध्याय 12, 15, 17, 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 17। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, सीएनटी का अध्याय 18 है। देखिए, सीएनटी का अध्याय 18 संबंधित है मंझेस भूमि के विशेष उपबंध, मुंडारी खुट कटीदारों के विषय में विशेष उपबंध, भारतीय परिसीमा अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, सीएनटी के किस धारा में मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? धारा 239, 240, 241, 242। तो 86 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा 240 में इसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, सीएनटी के किस धारा के तहत मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी का लगान वृद्धि संबंधी प्रावधान है? बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, सीएनटी के किस धारा के तहत मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी का लगान वृद्धि संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन देखिए, 241, 242, 243, 244। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 243, 243। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, सीएनटी के धारा 243 के तहत मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी का लगान किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? राजस्व अधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त के आदेश से बढ़ाया जा सकता है। देखिए 89 नंबर में है, सीएनटी के धारा 244 के तहत अधिकार अभिलेख तैयार होने के पश्चात किसी मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी का लगान बकाया हो तो भूस्वामी लिखित रूप से उपायुक्त को कितना प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ लगान देने के लिए आवेदन कर सकता है? आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, 6.5, 12.5, 11.5, 10.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कितना प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ लगान देने के लिए आवेदन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.5%, 12.5। चलिए आगे देखते हैं। सीएनटी का अध्याय 19 से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, भूस्वामी की बेदखली, सरकारी कानून, अनुपूरक उपबंध, इनमें से कोई नहीं। तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुपूरक उपबंध से। चलिए आगे देखते हैं। सीएनटी एक्ट में अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? अभी तक कुल 26 बार संशोधन हो चुका है। आगे देखिए, सीएनटी एक्ट में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन देखिए, 1920, 31, 25, 63। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1920 में पहला संशोधन किया गया था और अभी तक कुल 26 संशोधन हो चुका है। आगे देखते हैं, सीएनटी एक्ट में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था? अंतिम बार संशोधन 2016 में किया गया था, लेकिन अभी वह प्रस्तावित ही है। ये वर्ष 2016 में सीएनटी के किस धारा में संशोधन प्रस्तावित है? ऑप्शन देखिए, धारा 49, धारा 71 का क, धारा 42, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। धारा 49 में और धारा 71 का क में संशोधन प्रस्तावित है। देखिए धारा 49 क्या है? 95 नंबर है। धारा 49 क्या है? देखिए, इस धारा के तहत सरकार सिर्फ उद्योग तथा खनन के लिए जमीन ले सकती है। इस धारा के तहत 49 के तहत सरकार सिर्फ उस जमीन को खनन के लिए और उद्योग के लिए ले सकती है। लेकिन जो संशोधन होना प्रस्तावित है, यह उद्योग और खनन के अतिरिक्त रेल, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी सरकार जमीन ले सकती है। धारा 49 क्या है अभी आप लोग देखें, और प्रस्तावित संशोधन क्या है उसे भी देखें। देखिए 96 है। धारा 71 का क क्या है? अभी आप लोग देखें कि संशोधन होना प्रस्तावित है, लेकिन धारा 71 का क क्या कहता है? इसके तहत क्षतिपूर्ति के आधार पर एसएआर कोर्ट से आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को हस्तांतरित की जा सकती थी। लेकिन जो 2016 का संशोधन होना प्रस्तावित है, अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। अब क्षतिपूर्ति के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकेगा और जमीन की वापसी का मुकदमा एसएआर कोर्ट में दायर होगा। जमीन की वापसी का मुकदमा एसएआर कोर्ट में दायर होगा। देखिए 97 है। सीएनटी एक्ट में अंतिम संशोधन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ?
तो रघुवर दास के समय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा CNT के अध्याय 8, अध्याय 10 तथा अध्याय 18 के कुछ धाराओं को संविधान की अनुसूची 9 में सम्मिलित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 66वां संविधान संशोधन 1990। आगे देखते हैं 99 नंबर। देखिए, वर्ष 1990 का 66वां संविधान संशोधन के तहत CNT के कुछ धाराओं को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यह इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, वर्ष 1982 और 86 में CNT के किस धारा की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई? तो कौन सी धारा है? धारा 7, धारा 8 और धारा 76 को चुनौती दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।